नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका चौथा पार्ट है। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल इसको जाकर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मैंने छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी के सभी प्रश्नों को इस एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराने का कोशिश किया है। निश्चित ही आप लोग को पसंद आएगा और ये जो एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये आगामी जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होंगे सबके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो निश्चित ही इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिएगा। तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को सीजीपीएससी ने वर्ष 2020 में पूछा था। सीजीपीएससी, ये आपका सीजीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है ये आपका सीजीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, बहुत सारे दावापत्ती इस क्वेश्चन के लिए लगाए गए थे और अंततः आयोग ने इसका क्या आंसर लिया था और किस कारण से इस पर विवाद हुआ था, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला कथन क्या कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। और तीसरा कथन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो आपको इन तीनों वाक्यों को, कथनों को पढ़ना है और ऑप्शन नीचे दिए गए, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको सही उत्तर को बताना है। क्या आएगा, सही ऑप्शन क्या आएगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, और किस बात पर इस पर विवाद हुआ था मैं बता रहा हूं आपको। पहला कथन क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है। और यही जो कथन है, इसी कथन के कारण इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो और हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होता है। किससे होता है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होता है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है। ठीक है, और इसको आयोग ने इसको सही भी लिया है, इस जो कथन को आयोग ने सही भी लिया है। अब देखो आयोग किस आधार पर इसको सही लिया होगा, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश जो वर्षा होता है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है। बंगाल की खाड़ी शाखा से जो मानसूनी हवाएं आती हैं उसी से छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः वर्षा होता है। लगभग 90% जो वर्षा होता है छत्तीसगढ़ में वो बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं, बंगाल की खाड़ी है वो छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा में व्यवस्थित है उसको देखते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के आपका दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी व्यवस्थित है। बंगाल की खाड़ी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी दिशा में क्या व्यवस्थित है? बंगाल की खाड़ी व्यवस्थित है। और मैंने बताया कि इसी बंगाल की खाड़ी शाखा से ही हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होता है। लगभग 90% वर्षा है बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा होता है। तो इसी आधार पर इस कथन को आयोग ने सत्य माना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका छत्तीसगढ़ में वर्षा है वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से नहीं होता है, लेकिन यहाँ पास आयोग ने छत्तीसगढ़ में जो वर्षा है वो दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से होता है। ये जो कथन दिया इसको आयोग ने सही लिया है, तो इस आधार पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना, इस जो पहला कथन है इसको आयोग ने सही आंसर लिया है, याद रखना है। दूसरा देखो, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश भाग है ये आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, जबकि यहाँ पास क्या बोल रहा है कि समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में जो तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई है ये प्रभावित करती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका कथन है वो सत्य है। तो दूसरा तो आपका असत्य हो जाएगा। तो पहला और तीसरा आयोग ने इसी को आंसर लिया था ना, आयोग ने लिया पहला और तीसरा को, तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, उसी के आधार पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, केवल 1 और 3। क्या आ जाएगा? केवल 1 और 3। ठीक है, तो आयोग के आंसर लेने के आधार पर जो उन्होंने आंसर लिया है उसी के आधार पर मैंने क्या किया है, इसका आंसर बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखो, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत कि ठंडी हवाएं नहीं आती।
पहला है छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। और चौथा, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सत्य पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। चलो, सबसे पहला चौथा स्टेटमेंट देखिए, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। नहीं, छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता रहता है और ऋतु परिवर्तन होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ का तापमान परिवर्तित होता है। तापमान वर्ष भर एक समान नहीं रहता है। ठीक है, तो चौथा तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। मैंने बोला ना, छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश वर्षा होता है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाले मानसूनी हवाओं से होता है। लगभग 90% जो वर्षा होता है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाले मानसूनी हवाओं से होता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। अधिक आर्द्र नहीं है, कम आर्द्र है। क्या है आपका? कम आर्द्र है। ठीक है, याद रखना। कम आर्द्र क्यों है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? ये आपका वृष्टि छाया प्रदेश, ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आने के कारण जो छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी भाग से क्या है? कम आर्द्र या शुष्क है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका ये भी कथन क्या है? बी वाला गलत है। ए, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवा नहीं आती। कैसे नहीं आएगी जी? आती है ना। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की जो ठंडी हवा ये आती है जब उत्तर भारत में शीतलहर चलता है, तो उसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। अर्थात उत्तर भारत से चलने वाली जो शीतलहर है उसका आगमन भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से सत्य कथन की पहचान करना है, तो सत्य कथन कौन सा है? आपका सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का कारण क्या है? मकर रेखा से इसकी निकटता, भूमध्य रेखा से इसकी निकटता, दक्कन पठार से इसकी निकटता और कर्क रेखा से इसकी निकटता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा से इसकी निकटता। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का कारण क्या है? क्योंकि ये कर्क रेखा के निकट है। अर्थात ध्यान रखना, जो छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और आप सभी को पता होगा कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 4 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 4 जिला कौन कौन सा है? सबसे पहले तो मनेंद्रगढ़, सबसे पहले हो जाएगा मनेंद्रगढ़। उसके बाद हो जाएगा आपका कोरिया। तीसरा हो जाएगा आपका सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, कोरिया, फिर सूरजपुर के बाद आपको ध्यान रखना बलरामपुर। ठीक है, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन चारों जिला से होकर कर्क रेखा है वो गुजरती है। और कर्क रेखा के गुजरने के कारण ही छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र है। ये आपको ध्यान रखना है ना। आपका मनेंद्रगढ़ का पूरा नाम है मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। ठीक है, मनेंद्रगढ़, उसके बाद कोरिया, फिर सूरजपुर, बलरामपुर, इन चारों जिलों से होकर कर्क रेखा है वो गुजरता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, पहला है मानसून शब्द चीनी भाषा का शब्द है। दूसरा, अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और चौथा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो असत्य कथन की आपको पहचान करना है। देखो, पहला ही कथन इसमें असत्य है, क्योंकि पहला कथन क्या बोल रहा है कि मानसून शब्द चीनी भाषा का शब्द है। भैया, ये चीनी भाषा का शब्द नहीं है, मानसून शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का। ये भी क्वेश्चन व्यापम को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मानसून शब्द कौन से भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। और ये हिंदी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है, आप सभी को पता होगा अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। जो अबूझमाड़ क्षेत्र है वहाँ बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाले मानसूनी हवाओं के द्वारा भी और अरब शाखा से आने वाले मानसूनी हवाओं, इन दोनों के द्वारा क्या होता है, यहाँ वर्षा होता है। यहाँ अत्यधिक वर्षा होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बिल्कुल सही है ना। पहला क्वेश्चन में क्या देखे थे? दक्षिण पूर्वी मानसून। तो दक्षिण पूर्वी मानसून मैंने जो आयोग ने जो आंसर लिया उसके आधार पर बताया था, है ना। लेकिन ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होते, ये आपको ध्यान रखना है ना। चौथा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा कथन है? तो मानसून शब्द ये आपका चीनी भाषा का शब्द नहीं है, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर देखो जी, अगर मान लो कि सीजीपीएससी अगेन वही क्वेश्चन कर रहे हैं, वही कथन को दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश वर्षा है वो दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से होता है। अब चूंकि सीजीपीएससी ने इसका पहले तो आंसर इसको सही लिया है,
तो अब जाहिर सी बात, अब अगर इन फ्यूचर उस क्वेश्चन को फिर से पूछेगा तो हमको आंसर वही लगाना है कि दक्षिण पूर्वी मानसून, क्योंकि पहले उसका आंसर उन्होंने ले लिया है ना, तो ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन, बी है इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा और बैलाडीला, सी है ईब मान और हसदो नदी की घाटी, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने बताया दंडकारण्य के पठार में एक जगह है अबुझमाड़, जिसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते चलिए, अब इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र है, जसपुर क्षेत्र, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग और मध्य का मैदान, और डी है कांकेर क्षेत्र। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जहां बहुत ही कम वर्षा होता है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग, ठीक है। और आप सभी को पता होगा जो मैकल पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार, मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में है, आप सभी को पता होगा, कवर्धा हो जाएगा, कवर्धा के बाद मुंगेली हो जाएगा, मुंगेली के बाद राजनांदगांव हो जाएगा, है ना, साथ ही साथ खैरागढ़, छुईखदान, मोहिला, मानपुर, इन सभी जिलों में इसका विस्तार है, किसका, मैकल पर्वत श्रेणी का। और ये जो आपका मैकल पर्वत श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है, किसका विस्तार है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है, और जो मैकल पर्वत श्रेणी है छत्तीसगढ़ की पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है। कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कल के डेट में कि मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा से, इसका ढाल पश्चिम दिशा से किधर है, आपको पूर्व दिशा की ओर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है इसका ढाल, है ना। और ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है इसके पूर्व वाले भाग को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, इस मैकल पर्वत श्रेणी के, है ना। ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है, मैकल पर्वत श्रेणी, इसके पूर्व वाले भाग को या पूर्वी भाग को वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। आगे बढ़ते चलिए, जितना भी चीज़ मैंने बताया सबको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है, अभी जो वर्तमान में चल रहा है, देखो ऑप्शन देखो, ए जुलाई से अक्टूबर, बी मार्च से जून, सी नवंबर से फरवरी, और डी सितंबर से नवंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको नवंबर से फरवरी, है ना। तो छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है, तो नवंबर से फरवरी, इसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ नहीं, सभी को पता है नवंबर से फरवरी में ही शीतकालीन मौसम है, ये होता है। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है। तापांतर मतलब होता है ताप में अंतर, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां पर गर्मी के दिनों में और आपका ठंडी के दिनों में तापांतर है वो कम रहता है। ऑप्शन है आपका दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा का पठार और मैकल श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी दंडकारण्य पठार, है ना। तो दंडकारण्य के पठार में आपका ग्रीष्म ऋतु में और आपका शीत ऋतु में तापांतर क्या होता है, कम होता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में, बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन ए है काल बैसाखी, बी चेरी ब्लॉसम, सी नार्वेस्टर और डी आपका लू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका लू हो जाएगा, ठीक है, लू। और याद रखना आपका काल बैसाखी क्या कहाँ कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं को काल बैसाखी कहते हैं। और याद रखना आपका कर्नाटक और केरल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। और याद रखना आपका उड़ीसा और झारखंड में आपका ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, लू कहलाती है। बाकी पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं इनको, कर्नाटक और केरल में चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, और उड़ीसा और झारखंड में इसको नार्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है उसको। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला देखिए, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। दूसरा, यह प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित मिट्टी है। तीसरा, इसे भारत में चावल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा, यह मिट्टी गन्ना, कपास, सोयाबीन, मूंगफली के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, क्या इसमें असत्य कथन है उसको। चलो इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर मिट्टी क्या होता है। तो मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी का जो निर्माण है हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों के आपका सभ्यता के यात्रा के दौरान होता है।
और जिस भी राज्य में मिट्टी अच्छी होती है वो राज्य उतना ही संपन्न होता है। आज हम लोग बोलते हैं कि बस्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, तो बस्तर में जो मिट्टी पाई जाती है वो बहुत ही, आप एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छी किस्म की नहीं है। आप बस्तर में पतले अनाज वाले फसल को नहीं उगा सकते, आप वहाँ केवल मोटा अनाज ही उगा सकते हो, ठीक है। तो जहाँ की मिट्टी अच्छी होती है वो आपका जगह या वो क्षेत्र या वो राज्य बहुत ही क्या होता है, समृद्ध होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्या बोलेगा कि छत्तीसगढ़ की में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। बिल्कुल सही है ना। जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। अगर इसका प्रतिशत विस्तार देखें तो 55 से 60% है ना, 55 से 60% क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी है वो पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और इसी लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, मटासी माटी, है ना। इसको मटासी माटी बोलते हैं, मटासी माटी के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना। ये स्थानीय नाम है। चलो और कुछ कुछ मिट्टी उसके भी स्थानीय नाम याद कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि आपका कन्हार, ये काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा, कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी भी बोलते हैं। इसी को भर्री मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसी को आपका रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा लेटेराइट मिट्टी का आपका स्थानीय नाम क्या है, तो आपको बताना है मुर्मी मिट्टी या भाटा मिट्टी। मुर्मी मिट्टी या भाटा मिट्टी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है, तो आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम होता है कछारी माटी, है ना। कछारी माटी बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी को। एक और आपको ध्यान रखना है, लाल पीली मिट्टी और एक और है जी, है ना, प्लस काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, इन दोनों के मिश्रण को छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, डोरसा। इसको डोरसा मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी को मटासी माटी के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को कन्हार भर्री या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, लेटेराइट मिट्टी को मुर्मी या भाटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं, और लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, यह प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित मिट्टी है। मैंने बताया ना कि जो हमारा जो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है, प्रतिशत विस्तार की बात करें तो 55 से 60% क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। और इस लाल पीली मिट्टी में प्रमुख रूप से चावल, मूंग, उड़द इसका फसल को उगाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, इसे भारत में चावल मृदा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है ना। इसे भारत में चावल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का जो मैदानी वाला भाग है, यहाँ प्रमुख रूप से लाल पीली मिट्टी का ही विस्तार है, जहाँ मुख्य रूप से चावल को उगाया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। चौथा, यह मिट्टी गन्ना, कपास, सोयाबीन, मूंगफली के लिए उपयुक्त मिट्टी है। नहीं जी, ये जो गन्ना, कपास, सोयाबीन और मूंगफली, इसके लिए तो आपको याद रखना है, इसके लिए आपका काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी है वो उपयुक्त है। ये आपका लाल पीली मिट्टी है, यहाँ मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी में मुख्य रूप से आपका चावल हो जाएगा, चावल के साथ आपको रखना है मूंग के साथ आपको इधर रखना है उड़द, इन सबको उगाया जाता है लाल पीली मिट्टी में, है ना। बाकी आपका कपास, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, ये सब काली मिट्टी में प्रमुख रूप से उगाया जाता है ना। आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मिट्टी से रिलेटेड, तो और चीज़ें कंफर्म होंगी। तो फिलहाल देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि लाल पीली मिट्टी में गन्ना, कपास, सोयाबीन, मूंगफली ये सब नहीं उगाते। ये सब फसलों को तो उगाया जाता है आपका काली मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, पहला, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। मैंने बताया ना, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण हजारों, करोड़ों, लाखों वर्षों के सभ्यता के यात्रा के दौरान होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मिट्टी में पाए जाने वाले कण जल धारण क्षमता को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, साथ ही साथ दूसरा भी सही है। जो मिट्टी में जो कण पाए जाते हैं वो मिट्टी के जल धारण क्षमता को क्या करते हैं, जल धारण क्षमता को निर्धारित करता है। कण का साइज जितना छोटा होगा उसमें जल धारण करने की क्षमता उतनी ही सर्वाधिक होती है। देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी में क्या है, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिट्टी में पाए जाने वाले कण जल धारण क्षमता को निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होता है। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी सभी मिट्टियों में होता है, इसीलिए तो इनकी पूर्ति के लिए नाइट्रोजन, पोटास और आपका ये फास्फोरस उसमें खेतों में डाला जाता है ना। तो ये तीनों कथन सत्य है, लेकिन पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है।
यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरा, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। तीसरा, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। चौथा, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा कथन असत्य है पूछा गया, तो जो पहला कथन ही जो दिया यही कथन असत्य है कि यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम, याद रखना भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर, है ना, कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पास उल्टा दे दिया गया है। उल्टा क्या दिया है देखो, यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक बोल दिया है, भाठा मिट्टी की अपेक्षा कम हो जाएगा तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, जबकि यहाँ पास बोला है कम, तो ये पहला स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। दूसरा, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ है ना, याद रखना सबसे उपजाऊ मिट्टी कन्हार मिट्टी है। कन्हार मिट्टी के बाद दूसरी उपजाऊ मिट्टी कौन सा मिट्टी है, आपको ध्यान रखना है मटासी मिट्टी। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीसरा, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ चौथा, इस मिट्टी में रेत की मात्रा भी अधिक होती है। ये आपका बी, सी और डी तो बिल्कुल सही है। ए वाला कथन नहीं क्या था, आपका गलत था। और मटासी मिट्टी किसका स्थानीय नाम है, तो लाल पीली मिट्टी का, जिसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आगे बढ़ते चलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए, मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है ना, मिट्टी का पीला रंग। देखो आपको ध्यान रखना है, जो मिट्टी में जो लाल रंग होता है, लाल रंग होता है, आपको ध्यान रखना है लाल रंग होता है आपका किसके कारण, फेरिक, आपका ये लाल रंग किसके कारण होता है, आपका लाल रंग जो होता है जी, ये होता है आपका फेरस ऑक्साइड के कारण। लाल रंग किसके कारण होता है, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। और जो पीला रंग होता है, पीला रंग किसके कारण होता है, आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, लाल रंग होता है आपका फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और जो आपका काला रंग होता है, मिट्टी का काला रंग, मिट्टी का जो काला रंग होता है, ये होता है फेरिक टाइटेनियम। किसके कारण होता है, फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी का जो पीला रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पीला रंग होता है आपका किसके कारण, आपका फेरिक ऑक्साइड, है ना। जो लाल रंग फेरस ऑक्साइड और पीला रंग होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, आपका बी हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि मिट्टी का काला रंग ये किस कारण होता है, तो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। ओके, आगे बढ़े, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में कौन सा सही नहीं है। लाल पीली चिकनी मिट्टी को मटासी मिट्टी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। काली एवं लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या बोलते हैं, इसको तो डोरसा बोला जाता है जी, याद रखना, है ना, याद रखना है। काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुपजाऊ लैटेराइट मिट्टी को भाठा मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है, तो सी इसमें से सही आंसर हो जाएगा। देखो कछारी मिट्टी कौन से मिट्टी को बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल पीली मिट्टी को मटासी बोलते हैं। दूसरा कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी को भाठा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन सबको ध्यान रखना है। और आपका जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी को मुर्मी मिट्टी या भाठा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इन सब बातों को आपको याद रखना है। तो इसमें से असत्य जोड़ा कौन सा है, सी वाला। आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, लाल बलुई मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो लाल बलुई मिट्टी, तो लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी है, बिल्कुल सही है। याद रखना है आप लोग को कि जो लाल बलुई मिट्टी है इसका स्थानीय नाम क्या है, रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी। दूसरा, इसका निर्माण आर्कियन चट्टान के अपरदन से हुआ है। याद रखना ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो लाल बलुई मिट्टी है इसका निर्माण आर्कियन चट्टान के अपरदन से नहीं हुआ है, इसका निर्माण है बेसाल्ट क्रम की चट्टान के अपरदन से हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, इस मिट्टी में मोटा अनाज जैसे कोदो कुटकी ज्वार बाजरा उगाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। और चौथा, इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से दंडकारण्य के पठार क्षेत्र में, बिल्कुल सही है ना। तो लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है आपका, रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी, और इसका निर्माण बेसाल्ट क्रम के चट्टान के अपरदन से हुआ है। तीसरा, इस मिट्टी में मोटा अनाज जैसे कोदो कुटकी ये सब उगाया जाता है, और इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है, तो दंडकारण्य के पठार में, ये ध्यान रखना है। तो असत्य कथन की पहचान करना था। सेकंड ऑप्शन क्या है, असत्य है, क्योंकि लाल बलुई मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से होता है, ना कि आर्कियन। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लाल दोमट मिट्टी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। लाल दोमट मिट्टी, देखो
लाल दोमट मिट्टी का विस्तार सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में है, बिल्कुल सही है ना। लाल दोमट मिट्टी है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में है। दूसरा, इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। याद रखना, लाल दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक नहीं होता। जल धारण क्षमता कौन से मिट्टी के सर्वाधिक होता है? तो काली मिट्टी का, ठीक है, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लाल दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है ना। और यह मिट्टी जल के अभाव में कठोर भी हो जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो ध्यान रखना है लाल दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है ना। और इसका विस्तार कहाँ का है? इसको भी याद रखना है, सुकमा में, दंतेवाड़ा जिला में इसका विस्तार है। और ध्यान रखो, दक्षिण बस्तर का जो क्षेत्र है, मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है ना, वहाँ मुख्य रूप से मोटे अनाज को ही उगाया जाता है। तो इसमें भी लिखा गया है कि यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। काली मिट्टी, छत्तीसगढ़ में इसका स्थानीय नाम कन्हार, भर्री और रेगुर मिट्टी है। मैंने पहले ही आपको बताया, काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में कन्हार माटी, भर्री माटी या रेगुर माटी के नाम से भी जानते हैं। पहला तो सही है। दूसरा देखो, दूसरा, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा पर्दन से हुआ है, दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, यह प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ना। याद रखना, कन्हार मिट्टी प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद दूसरा में आ जाता है आपका वो मटासी माटी, लाल पीली मिट्टी को मटासी माटी बोलते हैं, है ना। तो वो दूसरा उपजाऊ मिट्टी है। पहला हो जाएगा आपका कन्हार मिट्टी, हमारे छत्तीसगढ़ का बोला जाएगा, तो है ना। तो तीसरा, यह प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन तो सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और पूछा गया असत्य कथन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, काली मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें, इस काली मिट्टी में बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं, है ना। दरारी मिट्टी या इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। गर्मी के दिनों में बहुत बड़े बड़े इस मिट्टी में दरार पड़ जाते हैं, तो ऐसे दिखते हैं कि वो मिट्टी में जुताई का कार्य हो गया है, ऐसा, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा, इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। याद रखना, कौन सी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होता है? तो काली मिट्टी में होता है। किस में होता है? काली मिट्टी में। ये दोनों सही है। तीसरा, काली मिट्टी का काला रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। नहीं, मैंने बताया था फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम, है ना। फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम के कारण क्या होता है? मिट्टी का रंग कैसा होता है? आपका काला होता है, ठीक है। काली मिट्टी का जो काला रंग है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चौथा है, काली मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कथन गलत है, चौथा सही है कि काली मिट्टी है वो पानी पड़ने पर अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि चीका धारण करने का, चीका मतलब वही जो चिपचिपी हो जाता है, चीका धारण करने की क्षमता कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक होता है? तो आपका काली मिट्टी में, काली मिट्टी में अत्यधिक चीका बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, चीका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। लेटेराइट मिट्टी, जिसको आपका भाठा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, इस मिट्टी को भाठा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मिट्टी मुख्यतः पाट प्रदेशों में पाया जाता है और जो बागवानी फसल के उपयुक्त होता है। ध्यान रखना, हमारे छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में मुख्यतः लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, अर्थात भाठा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी ही पाया जाता है, और इस मिट्टी में बागवानी फसल को उगाया जाता है, ठीक है। तीसरा, इस मिट्टी का निर्माण लेटेराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? लेटेराइजेशन प्रक्रिया को निक्षालन भी बोलते हैं ना। तो इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन या लेटेराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो तीनों जो कथन है ये आपका लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही है, और पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो लेटेराइट मिट्टी को भाठा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और इस यह मिट्टी है जो मुख्यतः पाट प्रदेशों में पाया जाता है, जो बागवानी फसल के लिए उपयुक्त होता है। और तीसरा, इस मिट्टी का निर्माण लेटेराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तीनों कथन क्या है? सही है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि बागवानी फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चलो, अब इसी लेटेराइट मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भवन निर्माण मिट्टी के नाम से इसको भी जाना जाता है। आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? जिस पर खेती न की जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता, खरीफ फसल, पानी भरा खेत। तो छत्तीसगढ़ अंचल में जिस खेत पर खेती न की जा रही हो उसी को क्या बोला जाता है? परिया, उसी को बोला जाता है परिया, ठीक है। तो परिया किसको बोलेंगे? तो जिस पर खेती न की जा रही हो, जिस खेत पर खेती न की जा रही हो उसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ में परिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? परिया। ग्रामीण अंचल में इस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता ही मिलता है।
आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटी सोल्स का स्थानीय नाम क्या है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल के सीजीपीएससी में पूछा गया था। देखो छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटी सोल्स का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन है कन्हार, डोरसा, सी भाटा और डी आपका मटासी। तो याद रखना मटासी मिट्टी को, ठीक है, मटासी मिट्टी को एंटी सोल्स के नाम से भी जाना जाता है। मटासी मिट्टी को एंटी सोल्स के नाम से भी जाना जाता है ना। और देखो कन्हार मिट्टी को ध्यान रखना, कन्हार मिट्टी को वर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कन्हार मिट्टी को वर्टिसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटी सोल्स का स्थानीय नाम क्या है। तो किसको आपका ये मटासी बोलता हूँ जी, ये भाटा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, भाटा आ जाएगा ना। सॉरी ये मटासी बोल दिया, इसका सही आंसर क्या होगा आपको, भाटा हो जाएगा। भाटा मिट्टी को आपका एंटी सोल्स मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखना जी। भाटा मिट्टी को आपका एंटी सोल्स के नाम से जाना जाता है, मटासी को नहीं। कन्हार को क्या बोलते हैं, कन्हार को बोला जाता है आपका वर्टिसोल्स, कन्हार को बोलते हैं वर्टिसोल, है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न में, दोनों को अच्छे से ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ में ऊंचे भाग में स्थित खेत को टिकरा खेत कहते हैं, बिल्कुल सही है, याद रखना। छत्तीसगढ़ में जो ऊंचा भाग में जो खेत स्थित होता है उसको टिकरा खेत के नाम से जानते हैं। दूसरा, गांव के गहरे वाले भाग में स्थित खेत को बहारा खेत कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। टिकरा और बहारा के बीच के खेत को छावर कहते हैं, बिल्कुल सही, इसमें मटासी मिट्टी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा, बहारा खेत में मुख्यतः लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। जो बहारा खेत होता है वो आपका निचले वाले भाग में स्थित खेत होता है और बहारा खेत में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता। बहारा खेत में मुख्यतः कन्हार मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है, कन्हार मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तो होपफुली आप सबको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित ही इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इसको देख सके। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।